अपने भूभाग को खोकर वापस पाने का जश्न, अपने शीश मुकुट को अपने माथे पर फिर से सजाने के लिए 527 रणबांकुरों की शहादत व हजारों घायलों के सर्व समर्पण की कहानी, अपने खुफिया तंत्र की नाकामी का परिणाम, या फिर विश्व के सबसे ऊंचे और दुर्गम क्षेत्र में अपने शौर्य के लोहे से पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करने वाली भारतीय सेना द्वारा लिखे गए ये सुनहरे पन्ने। नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं एक बहुत शानदार सी वीडियो लेकर के। आपका स्वागत है। क्या यह 28 साल पुरानी हार का बदला था? 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई और पाकिस्तान को करारी हार मिली। क्या यह उसी का जवाब था? कैसे एक साधारण चरवाहे की नजर ने एक छिपी साजिश का पर्दाफाश किया? क्यों पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को मुजाहिदीन बताकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की? क्यों भारत ने नियंत्रण रेखा पार करने से इनकार किया और इसने दुनिया को क्या संदेश दिया? क्यों पाकिस्तानी सेना ने अपने सैनिकों के शव लेने से मना कर दिया और भारत ने कैसे मानवता की मिसाल कायम की? और क्या सचमुच पाकिस्तान की योजना थी भारत के लिए लद्दाख कश्मीर का सौदा कर लेगा? सोचिए, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जहां हर सांस एक जंग है, जहां हवा इतनी ठंडी है कि खून जम जाए और जहां हर कदम पर मौत मुंह बाहें खड़ी हो, वहां सन 1999 में हमारे वीर सैनिकों ने एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा। यह था कारगिल का युद्ध। 18,000 फीट की ऊंचाई, -30 डिग्री की ठंड में यह कहानी उन 527 वीरों की है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर तिरंगे की शान को बरकरार रखा। उनके बलिदान ने हमें आजादी की कीमत सिखाई, हमें सिखाया कि देश का गौरव क्या होता है। 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं ताकि उन शहीदों की कुर्बानी को कभी न भूलें। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे सैनिकों ने नामुमकिन को मुमकिन किया, कैसे भारत ने इस युद्ध में जीत हासिल की और कैसे तिरंगे का मान दुनिया के सामने और ऊंचा हो गया। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि साहस, एकता और बलिदान की है। तो चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर के चलता हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच की दुश्मनी कोई नई बात नहीं। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो बंटवारे की आग ने दोनों देशों को अलग कर दिया। कश्मीर का मुद्दा उस समय से ही एक ज्वलंत सवाल बना हुआ है। दोनों देशों के बीच 1947-48 और 1965 में 2 युद्ध हो चुके थे, लेकिन 1971 का युद्ध वह था ऐसा पल जिसने इतिहास बदल दिया। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को हराया बल्कि बांग्लादेश को आजादी दिलाकर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। इस हार ने पाकिस्तान को अंदर तक झकझोर दिया। लेकिन दोस्तों, भारत ने हमेशा शांति का रास्ता चुना। 1971 की जीत के बाद 1972 में हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में दोनों देशों ने वचन दिया कि कश्मीर के मुद्दे को आपसी बातचीत से सुलझाया जाएगा और नियंत्रण रेखा, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, उसका सम्मान किया जाएगा। लेकिन यह शांति की दिशा में एक बड़ा कदम जरूर था, एक सुनहरा मौका था दोनों देशों के लिए मिलकर एक नया इतिहास लिखने का। दोस्तों, पाकिस्तान ने इस वादे को तोड़ दिया और शिमला समझौता एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। दोस्तों, तारीख 19 फरवरी सन 1999 को एक और कोशिश की गई। दिल्ली के अमृतसर बॉर्डर पर एक बस तैयार थी। इसमें सवार थे हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। यह थी सदाए सरहद बस यात्रा जो शांति का संदेश लेकर लाहौर जा रही थी। उनके साथ थे अभिनेता देव आनंद, लेखक जावेद अख्तर और क्रिकेटर कपिल देव। यह बस सिर्फ एक बस नहीं थी, यह थी 2 देशों के बीच दोस्ती का पुल बनाने की उम्मीद। तारीख 20 फरवरी, लाहौर में वाजपेयी का स्वागत 21 तोपों की सलामी के साथ हुआ। यह सम्मान उस मेजबान की तरह था जो मेहमान को गले लगाता है लेकिन चुपके से उसकी पीठ में छुरा घोंपने की योजना बनाता है। वाजपेयी ने मीनारे पाकिस्तान का दौरा किया और एक कविता पढ़ी जो शांति का संदेश देती थी। तारीख 21 फरवरी, वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यह एक ऐतिहासिक कदम था
जिसमें दोनों देशों ने शांति और स्थिरता के लिए वादा किया। लेकिन दोस्तों, यह शांति एक भ्रम थी। उसी समय परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना कारगिल में घुसपैठ की साजिश रच रही थी। मुशर्रफ, जो 1971 की हार को कभी भुला नहीं पाए, उन्होंने 1998 में पाकिस्तानी सेना का नेतृत्व संभाला। उन्होंने एक साहसी और खतरनाक योजना बनाई, नाम दिया ऑपरेशन बद्र। उनका मकसद था लद्दाख की जीवन रेखा, श्रीनगर लेह राजमार्ग को काटना। वे मानते थे अगर लद्दाख को अलग कर दिया जाए तो भारत कश्मीर पर समझौता करने को मजबूर हो जाएगा। यह ऐसा था जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी अपनी सबसे जोखिम भरी चाल चल रहा हो। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र, पहले से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का केंद्र था। मुशर्रफ ने सोचा कि कारगिल की चोटियों पर कब्जा करके वे भारत को घुटनों पर ला देंगे। लेकिन क्या उनकी यह चाल कामयाब होगी? तारीख 2 मई सन 1999, समय सुबह 6:30। बटालिक सेक्टर के गोरखोन गांव में एक चरवा तासी नाम गयाल का अपने खोए हुए याक की तलाश में जुबर चोटी की ओर बढ़ रहा था। तो एक हमारा यक गुम हुआ था, तो मैं यक को ढूंढने गया था। खबर उसमें दाएं सर में थोड़ा ऊपर पहुंचा तो मेरे पास बिनोकुलर था, तो मैंने देखने से फिर ऊपर पूरा बर्फ था, टॉप में नीचे से हरियाली घास निकला हुआ था। तो वहाँ कोई 6 बंदे नजर आए मेरे को, बर्फ हर रहा था, पत्थर डोल रहा था। तो मैं हैरान हो गया। वहाँ कुछ 5-10 मिनट रुका, मैंने देखा तो वही हरकत कर रहा था, पत्थर डोल रहा था, बर्फ हर रहा था। काला रंग का कपड़ा पहना हुआ था, कोई काला रंग का वो तो सोचा पता नहीं कौन आया हुआ क्या है। मैंने रिपोर्ट आर्मी के लिए दे दिया। आप जान पहचान करना आपके पास है। उसने अपनी दूरबीन से देखा कुछ लोग पठानी कपड़ों में पहाड़ों पर पत्थर तोड़ रहे थे और उनके पास हथियार थे। तासी को शक हुआ। उसने तुरंत 3 पंजाब रेजिमेंट की चौकी को सूचित किया। 5 मई को जब हमारे जवान जांच के लिए गए तो उन पर भारी गोलाबारी हुई। 5 जवान शहीद हो गए। दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं थी, यह पाकिस्तानी सेना का सुनियोजित हमला था। 10 मई तक हमें पता चल गया कि 150 किलोमीटर के क्षेत्र में 130 से ज्यादा चौकियों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। सोचिए, ये चौकियां 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर थी, जहां सांस लेना भी मुश्किल है। ठंड इतनी कि हड्डियां जम जाएं, लेकिन हमारे जवानों ने हार नहीं मानी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ये लड़ाई अभी चलेगी और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें प्रयास करना है। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, जब मैं श्रीनगर था तो उन्होंने मुझसे टेलीफोन पर बात की थी। उन्होंने वही बातें दोहराई जो उनके विदेश मंत्री यहां करके गए हैं। नियंत्रण रेखा का सम्मान होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किसने किया? यह स्थिति क्यों पैदा हुई? 27 साल तक नियंत्रण रेखा को कोई चुनौती नहीं थी। इतने बार पाकिस्तान से बातचीत हुई, उन्होंने कभी नियंत्रण रेखा पर मतभेद होने का प्रश्न नहीं उठा। 2 लाख सैनिकों को कारगिल भेजा गया और इस मिशन की कमान थी जनरल वेद प्रकाश मलिक के हाथों में। दोस्तों, अब बात करते हैं इस युद्ध की रीढ़ तोलोलिंग की लड़ाई की। तोलोलिंग द्रास क्षेत्र में एक ऐसी चोटी थी जिस पर कब्जा करना बहुत जरूरी था। Right then, the Adam base came upon simultaneous fire from an unseen enemy.
के नेतृत्व में हमला किया। कैप्टन सचिन निम्बलकर, मेजर राजेश अधिकारी और लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ आगे बढ़े, मगर दुश्मन की ऊंचाई का फायदा और भारी गोलीबारी ने सैनिकों को रोक दिया। 16 दिन तक जवान एक रिज में फंसे रहे। पाकिस्तानी सैनिक ताना मारते, हिम्मत है तो अपने अफसरों की लाशें ले जाओ। शहीदों के शव पर बूबी ट्रैप्स लगाए गए, जिससे रेस्क्यू और भी खतरनाक हो गया। मेजर राजेश अधिकारी ने 30 मई को साउथ स्पर पर हमला बोला। 2 बंकरों को नष्ट करते हुए वो शहीद हो गए, मगर उनकी वीरता ने रास्ता खोला। लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथन ने 3 जून को 3 बंकर तबाह किए, लेकिन गंभीर चोटों के बावजूद लड़ते हुए वीरगति पाई। सैनिकों का मनोबल टूट रहा था, मगर उनके बलिदान ने जोश भरा। तारीख 12 जून, सेकंड राजपूताना राइफल्स ने हमला शुरू किया। मेजर विवेक गुप्ता ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व संभाला। मेजर गुप्ता ने एक बंकर पर हमला किया, लेकिन इस दौरान वे शहीद हो गए। उनकी शहादत ने बाकी सैनिकों में आग भर दी। 13 जून को बोफोर्स तोपों की गड़गड़ाहट के बीच भारत ने तोलोलिंग पर तिरंगा फहराया। यह जीत श्रीनगर लेह राजमार्ग को सुरक्षित करने का पहला कदम थी। दोस्तों, मेजर गुप्ता ने अपनी डायरी में लिखा था, माँ, यह ठंड मेरे लिए नहीं, दुश्मन के लिए है। यह जज्बा था हमारे सैनिकों का। आइए अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं अगली सबसे कठिन चुनौती, टाइगर हिल्स। इस मिशन का नेतृत्व 56 माउंटेन ब्रिगेड के ब्रिगेडियर अमरनाथ ओल कर रहे थे। 18 ग्रेनेडियर्स के कर्नल खुशहाल ठाकुर, 8 सिख के लेफ्टिनेंट कर्नल रमेश भट्ट और 2 नागा के कमांडरों ने अपने सैनिकों को तैयार किया। मेजर रविंद्रनाथ और कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें शेरशाह के नाम से जाना जाता है, इस जंग के प्रमुख नायक थे। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह और नायक योगेंद्र सिंह यादव ने अहम भूमिका निभाई। रणनीति थी त्रिकोणीय हमला। 18 ग्रेनेडियर्स को पश्चिम ढलान से चढ़ाई करनी थी, 8 सिख को दक्षिण पूर्व से और 2 नागा को सहायक हमला करना था। बोफोर्स तोपों और इंडियन एयरफोर्स के मिग 21 और मिराज 2000 विमानों का समर्थन लिया गया। 3 जुलाई की रात हमला शुरू हुआ। टाइगर हिल की खड़ी चट्टानें, -10 डिग्री की ठंड और दुश्मन को भारी गोलीबारी ने मिशन को जानलेवा बना दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी डेल्टा कंपनी के साथ पश्चिमी ढलान पर चढ़ाई शुरू की। नायक योगेंद्र सिंह यादव अपने घातक प्लाटून के साथ रस्सियों और पिक्स के सहारे आगे बढ़े। दुश्मन की मशीन गनों की बौछार शुरू हुई, कई जवान घायल हुए। योगेंद्र 17 गोली लगने के बावजूद बंकरों पर ग्रेनेड फेंकते रहे और 3 बंकर नष्ट किए। उनकी वीरता ने रास्ता खोला, मगर ये गंभीर रूप से घायल हो गए। 8 सिख की टुकड़ी लेफ्टिनेंट रमेश भट्ट के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व से हमला कर रही थी। वे बंकरों तक पहुंच गए, मगर भारी गोलीबारी में कई सैनिक शहीद हुए। 2 नागा ने सहायक मोर्चा संभाला, जिससे दुश्मन का ध्यान बटा। रात भर चलते इस हमले में बोफोर्स तोपों ने 9000 गोले दागे और मिराज 2000 के लेजर गाइडेड बमों ने दुश्मन के बंकर तबाह किए। 4 जुलाई की सुबह तक 18 ग्रेनेडियर्स टाइगर हिल के शिखर के करीब पहुंच चुकी थी। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह ने अंतिम बंकरों पर कब्जा लिया और सुबह 4:30 बजे टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया। टाइगर हिल की जंग 36 घंटे चली। इस जीत की कीमत भारी थी। 18 ग्रेनेडियर्स के 10 जवान, 8 सिख के 15 जवान और अन्य शहीद हुए। यह कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं, बल्कि एक ऐसे नौजवान की है जिसने अपनी मंगेतर से कहा था, या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, मगर आऊंगा जरूर। तारीख 19 जून 1999 की रात विक्रम बत्रा को पॉइंट 5140 पर कब्जा करने का आदेश मिला। सोचिए, 17,000 फीट की ऊंचाई, खड़ी चट्टानें और दुश्मन की मशीन गनें, हर कदम पर मौत। विक्रम ने अपनी टुकड़ी को पीछे से चढ़ाई करवाकर दुश्मन को चौंकाया। उन्होंने 2 ग्रेनेड फेंके और 3 दुश्मन सैनिकों को नजदीकी युद्ध में मार गिराया। गोलियों से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी टुकड़ी को प्रेरित किया। सुबह करीब 3:30 बजे पॉइंट 5140 पर तिरंगा लहराया। विक्रम ने रेडियो पर कहा, ये दिल मांगे मोर। यह नारा कारगिल युद्ध का प्रतीक बन गया। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत थी। असली इम्तिहान तो 7 जुलाई 1999 को, जब विक्रम को पॉइंट 4875 को आजाद करने का जिम्मा मिला। दोस्तों,
.4875 जिसे अब बत्रा टॉप कहा जाता है 17,000 फीट की ऊंचाई पर था। एक ऐसी जगह जहां सांस लेना भी मुश्किल था। यह चोटी रणनीतिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसके बिना द्रास में जीत असंभव थी। 7 जुलाई 1999 की रात विक्रम की डेल्टा कंपनी को आदेश मिला, दुश्मन के बंकरों को नष्ट करो। विक्रम ने अपनी टुकड़ी को प्रेरित किया और खुद सबसे आगे थे। रात के अंधेरे में भारी गोलीबारी के बीच विक्रम ने दुश्मन के बंकरों पर धावा बोला। उन्होंने कई सैनिकों को मार गिराया और बंकरों को नष्ट किया, लेकिन तभी उनके साथी लेफ्टिनेंट नवीन अनबेरू एक विस्फोट में घायल हो गए। The enemy was trying his psychological warfare on us. शेर शाह नाम रखने से कोई शेर नहीं बन जाता। रॉकी नाम से बच के आ गए। Captain Vikram Batra carried on from where Lieutenant Naveen had left, raining bullets at the enemy. शेर शाह, तू तो बहुत समझा लग रहा है। The enemy taunted Captain Batra, saying that if India handed over Bollywood actress Madhuri Dixit, they would leave the place forever. खुदा कसम। To this, Captain Batra gave a fitting reply. माधुरी जी तो बिजी है। In the heat of the battle, Captain Vikram Batra decided to surprise the enemy and do the impossible. विक्रम ने अपने सूबेदार को पीछे हटने को कहा। तू बाल बच्चेदार है, हट जा पीछे। खुद आगे बढ़े नवीन को बचाने के लिए बंकर से बाहर निकले, लेकिन तभी एक गोली उनके सीने में आकर लगी। विक्रम बत्रा शहीद हो गए, लेकिन उनकी टुकड़ी ने .4875 पर तिरंगा फहराया। उनकी शहादत ने द्रास क्षेत्र में भारत की जीत सुनिश्चित की। दोस्तों, यह था विक्रम का साहस, यह था उनका बलिदान। तारीख 7 जुलाई 1999 को 24 साल की उम्र में विक्रम ने अपनी मंगेतर से किया वादा निभाया, वे तिरंगे में लिपट कर लौटे। उनकी याद में .4875 को बत्रा टॉप, इलाहाबाद में एक हॉल को विक्रम बत्रा ब्लॉक और देहरादून में IMA के कैडेट मेस को विक्रम बत्रा मेस नाम दिया गया। उनकी कहानी को फिल्म शेरशाह और किताबों ने अमर कर दिया। इसके बाद मैं आपको कहानी सुनाता हूं। इस कारगिल के हीरो रहे लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, जिसने अपनी डायरी में लिखा था, अगर मौत मेरे खून को परखने से पहले आएगी तो मैं कसम खाता हूं मैं मौत को भी मार डालूंगा। ये शब्द रोंगटे खड़े करने वाले थे। दोस्तों, खालूबार चोटी 16,700 फीट की ऊंचाई पर थी, एक ऐसी जगह जहां सांस लेना भी मुश्किल था। यह चोटी रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण थी, इसके बिना बटालियन क्षेत्र में जीत असंभव थी। 2 जुलाई 1999 की रात मनोज की प्लाटून को आदेश मिला, दुश्मन की 4 चौकियों को नष्ट करो, नहीं तो पूरी बटालियन खतरे में पड़ जाएगी। मनोज ने अपनी टुकड़ी को 2 हिस्सों में बांटा, एक हिस्सा दाईं ओर से हमला करेगा, वह खुद बाईं ओर से दुश्मन पर टूट पड़ेंगे। रात के अंधेरे में भारी गोलीबारी के बीच मनोज ने अपनी खुखरी और ग्रेनेड के साथ पहली चौकी पर धावा बोला। 2 दुश्मन सैनिक ढेर हो गए। दूसरी चौकी पर भी उन्होंने 2 और सैनिकों को मार गिराया, लेकिन तीसरी चौकी पर दुश्मन की मशीन गन ने आग उगलनी शुरू की। मनोज के शरीर में कई गोलियां लगी, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने चौथी चौकी पर ग्रेनेड फेंका, लेकिन तभी एक गोली उनके माथे में आकर के लगी। उनके आखिरी शब्द थे, ना छोड़ दूं, गोरखा भाषा में यानी उन्हें मत छोड़ना। मनोज शहीद हो गए, लेकिन उनकी टुकड़ी ने खालूबार पर तिरंगा फहराया। उनकी शहादत ने बटाली क्षेत्र में भारत की जीत की नींव रखी। यह था मनोज का अदम्य साहस। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हमारी वायुसेना की। ऑपरेशन सफेद सागर के तहत पहली बार इतनी ऊंचाई पर युद्ध लड़ा गया। MiG-21, मिराज 2000 और जैगुआर विमानों ने दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया, लेकिन यह आसान नहीं था। 27 मई को फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता का विमान मार गिराया गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण 4 जून को उन्हें रिहा किया गया। वायुसेना ने सैनिकों को हथियार और रसद पहुंचाई और हमारी नौसेना, दोस्तों, ऑपरेशन तलवार ने पाकिस्तान को चारों ओर से घेर लिया। अरब सागर में हमारी नौसेना ने ऐसी नाकाबंदी की कि पाकिस्तान का समुद्री व्यापार ठप हो गया। यह एक तरह से चेतावनी थी, हम तैयार हैं, तुम हद में रहो। दोस्तों, यह युद्ध सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा, पूरी दुनिया की नजरें हम पर थी। तारीख 4 जुलाई 1999 को नवाज शरीफ अमेरिका गए और बिल क्लिंटन से मिले, लेकिन वहां उन्हें कड़ी फटकार मिली। अमेरिका ने कहा, पाकिस्तान
अपनी सेना वापस बुलाओ। भारत ने संयम दिखाया, हमने नियंत्रण रेखा पार नहीं की और यह हमारी ताकत थी। इस युद्ध में भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। दोस्तों, 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल में जीत हासिल की, लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। 527 सैनिकों ने अपनी जान दी। द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक और 2019 में बना राष्ट्रीय युद्ध स्मारक आज भी उनके बलिदान को याद दिलाते हैं। इस युद्ध ने हमारी सेना को और मजबूत किया। दोस्तों, कारगिल युद्ध सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह हमारी आत्मा की जीत थी। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे और सैकड़ों अन्य वीरों ने हमें सिखाया कि साहस और एकता से कोई भी शिखर जीता जा सकता है। अगली बार जब आप तिरंगा देखें तो दोस्तों, उन वीरों को याद करें जिन्होंने इसे अपनी शान से लहराने के लिए अपनी जान दे दी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी भावनाएं साझा करें और इस ऐतिहासिक यात्रा को जारी रखें। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक हाथ जोड़ करके हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।